हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सभी। जल्दी से आ जाओ। फूल बाबू, सुदेश, सुप्रतिम, दिव्यांश, नंदिनी, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। जल्दी से आएं, फिर शुरू करेंगे। कैसे हैं सभी। टेस्ट कैसा हुआ बताओ। मैथ्स का टेस्ट कैसा हुआ, सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे। सवाल हुए मैथ्स के, कर दिए सारे। कितने मार्क्स आए ये भी बताओ। फिर आज फंक्शंस को कंप्लीट करके और ट्रिग्नोमेट्री हम शुरू करेंगे, ठीक है। फंक्शंस को खत्म करके आज ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे। टेस्ट रीशेड्यूल हो गया क्या। अच्छा, मेरे को पता ही नहीं लगा। दोबारा होगा कब, नेक्स्ट वीक। टेक्निकल इशू था कुछ टेस्ट में। अच्छा, ठीक है। अच्छा अच्छा, टेक्निकल इशू के कारण रीशेड्यूल करा दिया गया नेक्स्ट वीक, संडे 25। चलो ठीक है फिर तो। फिर पढ़ाई करी होगी, फंक्शन से निपटाया, जितना करवा दिया मैंने। जितना फंक्शन हो गया उतना कर लिया होगा। एक दो छोटी छोटी बातें बच रही है, बस मैं वो खत्म करा देता हूँ, है ना। हम्म। 1 आवर का टेस्ट हो गया था। अच्छा, चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं चलो। तो फंक्शन के अंदर दो छोटी छोटी बातें बचती हैं, है ना। वो मैं करा देता हूँ, फिर हम अपना काम आगे बढ़ाएंगे। देखो, अब हमारे पास एक चीज आती है क्या, इवन फंक्शन और ओड फंक्शन। दो छोटे छोटे टॉपिक हैं, फंक्शन को खत्म कर लेते हैं हम, ठीक है। फिर ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे। इवन फंक्शंस एंड ओड फंक्शन। इवन फंक्शंस एंड ओड फंक्शन। ये दोनों देखो क्या होते हैं। तुमने इवन नंबर्स और ओड नंबर्स देखे होंगे, है ना। इवन नंबर्स और ओड नंबर्स जो हैं तुमने वो देखे होंगे। पर इवन फंक्शंस और ओड फंक्शंस भी होते हैं, पता है। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो दो से डिवाइड हो जाते हैं। ओड नंबर्स क्या होते हैं, जो दो से डिवाइड नहीं होते। सिमिलरली इवन फंक्शंस और ओड फंक्शंस भी होते हैं, पर यहाँ पे दो से डिवाइड करा के नहीं देखते हम, ठीक है। यहाँ पे देखने का एक अलग तरीका होता है, ठीक है। तो क्या कहता है, पहले मैं डेफिनेशंस लिखता हूं, फिर साथ साथ हम बातों को समझेंगे। कहता है कि ये फंक्शन इज इवन, कहता है ये फंक्शन इज इवन। एकदम छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, कुछ भी नहीं है। कहता है कि एक फंक्शन इवन होगा अगर एफ के अंदर तुमने -x पुट कर दिया। अगर x की जगह पर तुम -x रख दो फंक्शन के अंदर, तो फंक्शन पे कोई असर ही ना हो। यानी कि जैसा फंक्शन पहले था वैसा का वैसा रह जाए। एफ ऑफ -x जो है वो क्या हो जाए, एफ ऑफ x ही हो जाए। समझ रहे हो, ऐसा कब हो सकता है। ये डेफिनेशन हो गई तुम्हारी इवन फंक्शंस की। ऐसा देखो, मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ, कुछ आसान आसान से एग्जांपल। जैसे कि एग्जांपल में मैं कह रहा हूं तुम्हें, एफ एक्स इज इक्वल टू, एकदम सिंपल सा एग्जांपल अगर हम देखें तो एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर देखो, अगर मैं फंक्शन के अंदर x की जगह पर -x रख दूं, x की जगह पर क्या रख दूं, -x रख दूं, तो फंक्शन क्या बन जाएगा, x की जगह पर -x रख देंगे, -x का स्क्वायर बन जाएगा। और -x का स्क्वायर कितना होता है, -x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही होता है। यानी कि f ऑफ -x जब मैंने निकाला तो वापस से वही आ गया, कुछ चेंज हुआ ही नहीं। यानी कि वो वापस से क्या आ गया, f ऑफ x ही आ गया। यस और नो, यानी कि वो वापस से क्या आ गया, f ऑफ x ही आ गया। तो ये जो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, ये तुम्हारा क्या बन गया, ये इवन फंक्शन बन गया। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर क्या बन गया, इवन फंक्शन बन गया। समझ में आई कि नहीं आई बात। इसको बोला जाएगा इवन फंक्शन। ऐसे और बहुत सारे फंक्शन बनाए जा सकते हैं, अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा और डिस्कस भी करूंगा। बात समझ में आनी चाहिए, पहली बात समझ में आई ये बात। और ओड फंक्शन में क्या कहता है, कहता है कि ये फंक्शन इज ओड, ए फंक्शन इज ओड
इफ एक फंक्शन होगा ओड अगर f के अंदर तुमने माइनस एक्स रख दिया, अगर तुमने f के अंदर क्या रख दिया, माइनस का x रख दिया, तो वो जो माइनस है ना, वो जो माइनस है वो फंक्शन से बाहर दिखना चाहिए। वो फंक्शन से क्या दिखना चाहिए, बाहर दिखना चाहिए। माइनस का एफ एक्स ऐसे दिखना चाहिए। एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो कैसे दिखना चाहिए, एफ माइनस ऑफ एफ एक्स दिखना चाहिए। अगर ऐसे दिख रहा है तो हम बोलेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, ओड है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको बोलूं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, देखो जरा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अगर मैं यहां पे x की जगह पर माइनस एक्स रख दूं तो क्या होगा, ये बनेगा माइनस एक्स का होल क्यूब। माइनस एक्स का होल क्यूब क्या होगा, माइनस का एक्स क्यूब, उसमें से तो माइनस खत्म नहीं होगा। और ये जो एक्स क्यूब वाला पार्ट है ये तुम्हारा एफ एक्स है, एक्स क्यूब वाला पार्ट तुम्हारा क्या है, एफ एक्स है। तो क्या मैं इसको माइनस का एफ एक्स नहीं लिख सकता हूं, बताओ, क्या मैं इसको माइनस का एफ एक्स नहीं लिख सकता हूं। तो एफ ऑफ माइनस एक्स तुम्हारा किसके इक्वल आ रहा है, माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आ रहा है। एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ रहा है, माइनस एफ एक्स के इक्वल आ रहा है। तो ओड फंक्शन ऐसा दिखेगा, समझ रहे हो। अगर फंक्शन के अंदर माइनस एक्स रखा और फंक्शन पे कोई असर नहीं हुआ तो वो इवन, और माइनस रखा और माइनस पूरे फंक्शन में से बाहर आ गया तो वो हो जाएगा तुम्हारा ओड। समझ में आ गई मेरी बात। अच्छा, ओड फंक्शन के लिए मैं यहां से एक बात और लिख सकता हूं, बताओ। ओड फंक्शन की एक अच्छी सी डेफिनेशन और बन जाती है, और सिर्फ ओड के लिए। अगर मैं इस माइनस एफ एक्स को इधर ले आऊं, माइनस एफ एक्स को इधर ले आऊं तो ये प्लस एफ एक्स बन जाएगा। तो उसके लिए मैं ये बोल सकता हूं कि एफ ऑफ माइनस एक्स के अंदर अगर एफ ऑफ एक्स जोड़ दो तो वो जीरो आ जाना चाहिए ओड फंक्शन के लिए। ओड फंक्शन के लिए क्या आ जाना चाहिए, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस में एफ एक्स जीरो आ जाना चाहिए। देखो कैसे, अगर तुम एफ ऑफ एक्स निकालोगे तो एक्स क्यूब आएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब रखोगे, और एफ ऑफ माइनस एक्स निकालोगे तो माइनस एक्स क्यूब आएगा। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब जीरो ही तो बनेंगे, है ना। तो एक छोटी सी ये डेफिनेशन भी हम लिख देते हैं ओड फंक्शन की, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस में एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब मैं जैसे कि तुम्हें कुछ एक दो एग्जाम्पल बताता हूं ताकि तुम्हें कंसेप्ट थोड़ा अच्छे से समझ में आए। तुम खुद बताना मुझे, ये फंक्शन बताओ क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस का 2। जल्दी से बताओ ये फंक्शन इवन है या ओड है, ये फंक्शन इवन है या ओड है। x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2, कैसा फंक्शन है ये। वेरी गुड विशाल, सुप्रतिम, एकदम ठीक है। f के अंदर क्या रखो, माइनस एक्स रख के देखो। अगर f के अंदर मैं माइनस एक्स रखूंगा तो क्या होगा, माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 4 इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का 2। तो ये वापिस से क्या बन जाएगा, x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, गुड इवनिंग जागेश्वर। तो ये वापिस से एफ एक्स बन गया, देखो ये तो वापिस से तुम्हारा क्या बन गया, एफ एक्स ही बन गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, इसका मतलब ये इवन हो गया, ये फंक्शन तुम्हारा क्या हो गया, ये इवन हो गया। और बताओ, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, ये फंक्शन बताओ इवन है या ओड है। एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, एक्स के अंदर माइनस एक्स रख के देखो क्या होगा। मोड फंक्शन हमने कर लिया, वेरी गुड विशाल, फूल बाबू, एकदम ठीक है। अगर मैं f के अंदर माइनस एक्स रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में x का मोड। अब हमें पता है कि मोड पे माइनस का कोई असर नहीं होता है, मोड पे तो माइनस का कोई असर होता ही नहीं है, मोड माइनस को खत्म कर देगा तो ये मोड x ही बन जाएगा। भाई मैं तुमसे पूछूं माइनस 2 का मोड निकालो या 2 का मोड निकालो, दोनों सेम नहीं आएंगे। माइनस 2 का मोड भी 2 ही आएगा और 2 का मोड तो 2 होता ही है ना।
तो माइनस एक्स का मोड मोड एक्स ही आएगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये होगा। अच्छा, तो ये तो वापिस से वही आ गया, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये वापिस से एफ एक्स आ गया, तो ये भी तुम्हारा क्या है, इवन ही है। ये फंक्शन भी तुम्हारा इवन ही है, ठीक है। ये बताओ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये फंक्शन इवन है या ओड है? ये फंक्शन बताओ इवन है या ओड है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री वाला डाल दिया है। अगर x की जगह पे मैं माइनस एक्स रखूंगा तो ये बन जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स। साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन के अंदर अगर माइनस थीटा होता है तो साइन जो होता है ना वो माइनस को बाहर निकाल देता है। साइन जो होता है वो क्या करता है, माइनस को बाहर निकाल देता है, तो माइनस का साइन थीटा हो जाता है ना। तो ये साइन जो है ये माइनस को बाहर निकाल देगा, तो ये माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स। और साइन एक्स क्या है तुम्हारा, साइन एक्स एफ एक्स है, तो ये माइनस का एफ एक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस का एफ एक्स हो जाएगा। क्या हो गया, ये ओड हो गया, समझ गए। सिमिलरली अगर मैं तुमसे पूछ लूं एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, ये फंक्शन इवन या ओड बताओ, ये फंक्शन इवन या ओड। अगर x की जगह पे माइनस एक्स रख दोगे तो कोस ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा। कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस माइनस को खा जाता है। कोस माइनस थीटा जो होता है वो वापिस से कोस थीटा ही होगा, वो वापिस से क्या होगा, कोस थीटा ही होगा। तो कोस माइनस एक्स तो कोस एक्स ही होता है, ये वापिस से एफ एक्स आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये इवन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये इवन हो जाएगा। क्या इस दुनिया में कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है जो इवन भी हो और ओड भी हो, बताओ। क्या इस दुनिया में कोई ऐसा फंक्शन मिलेगा जो इवन फंक्शन भी है और ओड फंक्शन भी है? या फिर इससे पहले मुझे एक और एग्जाम्पल दो, इससे पहले एक चीज और कर दो, इस पे मत जाना अभी, एक छोटा सा एक एग्जाम्पल और बता दो। एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो मैंने 5 लिख दिया, कांस्टेंट फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये इवन है कि ओड है बताओ। सर ये कहाँ मिलेगा, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, ये मैं कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्री में विशाल, ट्रिग्नोमेट्री में यही तो पढ़ाना है मुझे, है ना। ये बताओ, ये एफ एक्स इज इक्वल टू 5, ये तो आसान सा है, इसको बताओ ये क्या होगा। कांस्टेंट फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 5, इवन होगा कि ओड होगा, ये बताओ। बोलो। फंक्शन के अंदर कुछ भी रखो 5 ही रहना है। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के अंदर कुछ भी रखो 5 ही रहना है। तो अगर मैं f के अंदर माइनस एक्स रख दूंगा तो इस पे माइनस लग जाएगा क्या? फंक्शन के अंदर कुछ भी रखो 5 ही रहना है, कांस्टेंट का तो ये मतलब होता है। तो अगर फंक्शन के अंदर कुछ भी रखा तो 5 ही रहेगा, अगर तुमने माइनस एक्स रख दिया तो भी 5 ही रहेगा, है ना, तो भी 5 ही रहेगा। तो क्या माइनस आया इसके बाहर, इसके बाहर तो माइनस नहीं आया, एफ ऑफ माइनस एक्स भी 5 ही आ रहा है और एफ ऑफ एक्स भी 5 ही था, तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो एफ एक्स के ही इक्वल हो जाएगा, है ना। तो कांस्टेंट फंक्शन जो होते हैं वो हमेशा इवन होते हैं, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन आर ऑलवेज इवन फंक्शन। हाँ, अब मेरे को एक बात बताओ, क्या इस दुनिया में क्या कोई ऐसा फंक्शन हो सकता है जो इवन भी हो और ओड भी हो? सोचो, क्या इस दुनिया का कोई ऐसा फंक्शन है जो इवन भी है और ओड भी है, हाँ या ना, जो जिसमें दोनों बातें सेटिस्फाई हो जाएं, कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो एफ एक्स के इक्वल भी आ जाए और एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल, माइनस ऑफ एफ एक्स के, मतलब दोनों बातें सेटिस्फाई हो जाए, एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल भी आ जाए
और एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल भी आ जाए, दोनों की दोनों बातें सेटिस्फाई हो जाए। क्या कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है? सोचो, बताओ, जल्दी बताओ। नहीं सोच पा रहे हो? नहीं सोच पा रहे हैं तो सिर्फ सही नहीं सोच पा रहे हो। इसलिए नहीं सोच पा रहे हो क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? देयर इज देयर एग्जिस्ट नो फंक्शन, ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं मिलेगा। देयर एग्जिस्ट नो फंक्शन which is both which is both even and odd। ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन नहीं मिलता है जो इवन भी होगा और ओड भी होगा। ऐसा कोई फंक्शन नहीं मिलेगा जो इवन भी होगा और ओड भी होगा, या तो इवन मिलेगा या ओड मिलेगा। अब मुझे ये बताओ, क्या इस दुनिया में कभी कोई ऐसा फंक्शन मिलेगा जो ना तो इवन हो और ना ही ओड हो? क्या कोई ऐसा फंक्शन सोच पा रहे हो जो ना तो इवन बने और ना ही ओड बने? पहले तो मैं दोनों पूछ रहा था कि दोनों के दोनों हो, अब मैं पूछ रहा हूं क्या कोई ऐसा फंक्शन है जो दोनों ही ना हो, ना ही इवन हो और ना ही ओड हो? बताओ। सुप्रतिम कह रहा है जीरो। क्या जीरो होगा? भाई जीरो तो फिर से कांस्टेंट हो गया ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया। माइनस एक्स रखेगा तो भी जीरो ही आएगा, तो ये तो इवन है, ये तो इवन है। ठीक है सुप्रतिम, ये तो इवन फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन इवन होगा कुछ भी हो। क्या कोई ऐसा फंक्शन मिलेगा जो ना तो इवन हो और ना ही ओड हो? विशाल तो मना कर रहा है। ये फंक्शन देखो जरा, मुझे बताओ क्या ये इवन है कि ओड है? एक्स प्लस, या मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मान लो ये फंक्शन लिख दिया, ये इवन है या ओड है? देखो चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रख दिया मैंने, ये इवन है कि ओड है ये देखते हैं। तो एफ ऑफ माइनस एक्स तुमने रखा तो हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस एक्स, ऐसे ही लिखा जाएगा। एफ ऑफ माइनस एक्स अगर हम रखेंगे तो ऐसा ही लिखा जाएगा। ये क्या बन गया तुम्हारा? माइनस एक्स का स्क्वायर तो हो गया एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स कितना हो गया? माइनस एक्स हो गया। ठीक है, अब बोलो क्या इसको एफ एक्स के बराबर लिख सकते हो? इसको एफ एक्स के बराबर तो नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि ये एफ एक्स तो है ही नहीं, एफ एक्स के बराबर लिखोगे कैसे? ये एफ एक्स के बराबर तो नहीं लिखा जा सकता क्योंकि एफ एक्स ही नहीं है, लिखोगे कैसे? तो ये बात पहली, ये तो नहीं है, तो यानी कि इवन तो नहीं बना। क्या ये ओड बना? ओड बनने के लिए माइनस बाहर आ जाना चाहिए। अगर सोच लो इसमें से मैं माइनस जबरदस्ती कॉमन भी निकाल लूं, माइनस को मैं जबरदस्ती बाहर निकाल रहा हूं, तो यहां बन जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स। क्या ये तुम्हारा एफ एक्स बना? क्या ये वाली चीज एफ एक्स बनी? फिर सोचो, ये एफ एक्स थोड़ी ना दिख रहा है, यहाँ पे तो माइनस एक्स स्क्वायर है, हमारे एफ एक्स के अंदर तो प्लस का ही एक्स स्क्वायर और प्लस का ही एक्स है, तो इसको भी एफ एक्स नहीं लिख सकता मैं? क्या लिख सकता हूं? कुछ सोचो। तो ना तो ये इवन बन रहा है और ना ही ये ओड बन रहा है, कोई सी भी बात सेटिस्फाई नहीं कर रहा। और ऐसे तुम कितने भी फंक्शन बना सकते हो, जहां तुम्हारे जितने बन करे, एक पावर को तो इवन रख लो, एक पावर को ओड रख लो। ठीक है, एक पावर को क्या रख लो? इवन रख लो, और एक पावर को क्या रख लो? ओड रख लो। कितने भी बना लो जितना तुम्हारा मन करे। ठीक है, तो इसका मतलब एक नहीं, इनफाइनाइट ऐसे फंक्शंस मिल जाएंगे जो ना तो इवन होंगे और ना ही ओड होंगे। समझ आ गई बात? जो ना तो इवन होंगे और ना ही क्या होंगे? ओड होंगे। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? हम लिखेंगे देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट फंक्शंस,
देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट फंक्शंस विच आर नाइदर इवन नोर ओड, जो ना तो इवन है और ना ही ओड है। तो ये इवन और ओड की कहानी हो गई, बोलो बस इतना ही है इवन ओड के अंदर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ जल्दी से। इवन ओड क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी से बताएंगे। जल्दी से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ये चार चार क्वेश्चन है, ये देखते हैं। तुम ही बताओ पहला फंक्शन इवन है कि ओड है, जल्दी से बताओ। पहला फंक्शन इवन है या ओड है, क्या लग रहा है, जल्दी से चेक करो। एफ वाई इज इक्वल टू 3x² माइनस 5x² प्लस का 6, ये इवन है क्या ओड फंक्शन है? फर्स्ट को अगर चेक करें, एफ ऑफ माइनस एक्स अगर करोगे तो हो जाएगा 3 इंटू में माइनस एक्स की पावर 4 माइनस में 5 इंटू में माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3x की पावर 4 माइनस 5x² प्लस का, ठीक है। ये वापस से किसके इक्वल आ गया, ये fx के इक्वल आ गया, वापस से fx के इक्वल आ गया। तो ये पहले वाला फंक्शन क्या बन गया, इवन फंक्शन बन गया। दूसरे वाला बताओ, दूसरे वाला फंक्शन इवन है या ओड है, दूसरे वाला बताओ, सेकंड पार्ट। एफ एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो सेकंड वाले के अंदर। सेकंड वाले के अंदर अगर माइनस एक्स निकालोगे तो 2 इंटू में माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा प्लस में 5 इंटू में माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, माइनस का 2x³ और माइनस का 5x, है ना। माइनस को कॉमन निकाल लो और 2x³ प्लस का 5x हो जाएगा। तो ये वापस से फंक्शन बन गया तुम्हारा अंदर, है ना, माइनस का fx आ गया, यानी कि ये ओड वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर। थर्ड वाला बताओ, थर्ड तीसरे वाला एफ ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करो जरा, क्या बनेगा थर्ड वाला। बिल्कुल विशाल नंदनी, माइनस का मोड एक्स प्लस का 7, तो मोड एक्स ही रहना है, प्लस का 7, ये एफ एक्स आ गया। तो यहाँ तो एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल हो गया, तो ये कितना हो गया, इवन हो गया। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी बताओ, फोर्थ वाला बताओ सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद जयदेव, धन्यवाद। बताओ y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस एक्स। सोच समझ के, कोई इवन बोल रहा है कोई ओड बोल रहा है, सोच समझ के बताओ। दिव्यांश चौथे को ओड बता रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है, ब्रैकेट नहीं है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया सुप्रतिम, बहुत बढ़िया, खुद सोचो। चलो एक पार्ट उसके अंदर ऐड कर लो, एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं उसी के अंदर ऐड कर देता हूँ, नोट्स में तुम्हें साफ साथ साथ दिख जाएगा, यहीं ऐड कर लो। एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये इवन है कि ओड है, इसको देखते हैं। इसको देखने के लिए जरा मेरे को एक बात बताओ, मान लो मैंने एक जगह तो निकाला हुआ है माइनस का 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और एक जगह निकाला हुआ है 3.5 का ग्रेटेस्ट। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, -3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा बनेगा, -3.5 से जस्ट छोटा इंटीजर बनेगा माइनस का 4, और इससे जस्ट छोटा इंटीजर बनेगा 3। क्या इन दोनों का आपस में कोई लेना देना है भाई? अगर ये दोनों बराबर हैं तो इवन बन गया,
अगर -3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.5 के ग्रेटेस्ट इंटीजर के इक्वल होगा, तो ये तो E1 की प्रॉपर्टी हो गई, ये तो E1 की प्रॉपर्टी हो गई। ये तो दिख नहीं रही, दोनों बराबर तो है ही नहीं। क्या दोनों में माइनस का भी फर्क है? -3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या -3.5 के ग्रेटेस्ट इंटीजर के बराबर है? क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं? क्या माइनस बाहर लेके लिख सकता हूं? बताओ। ये तो बन रहा है -4, ये बन रहा है अगर माइनस लेके चलो -3, ये भी प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई हो रही, कोई सी भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो ना तो इवन होता है, ना इधर इवन नॉर ऑड, कुछ नहीं होता है, इवन भी नहीं होता है और ऑड भी नहीं होता है। ठीक है, तो जहां भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा दिख जाए तुम्हें, वहां क्या चिपका दो, ना तो इवन होगा और ना ही ऑड होगा। तो यहाँ पे अगर मैं f ऑफ -x निकालूंगा तो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x आएगा, माइनस में -x आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नाइदर इवन नोर ऑड। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ये इवन ऑड का कंसेप्ट अब हमारा हो गया तैयार। एक छोटा सा कंसेप्ट और बचता है बस, फिर हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे। ठीक है, फिर ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट और करेंगे। एक वर्ड आता है एलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, एलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस का एलजेब्रा देखना है हमें, एलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। सर ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ पावर इवन हो तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है विशाल, उससे क्या फर्क पड़ेगा, आउटपुट ही अलग अलग निकाल रहा है, वो भी ना इधर इवन नोर ऑड ही बनेगा। एलजेब्रा का मतलब क्या होता है? देखो, हमने छोटी क्लासों में सबसे पहले नेचुरल नंबर सीखे थे। जब छोटे छोटे थे ना हम नर्सरी केजी क्लास में, तो हमें 1 2 3 4 काउंटिंग सिखाते थे। फिर जब हम उसके बाद आगे बढ़े तो हमने क्या सीखा, हमने उनका एलजेब्रा सीखा। एलजेब्रा का मतलब क्या होता है कि दो फंक्शंस को जोड़ा कैसे जाता है, दो फंक्शंस को घटाया कैसे जाता है, दो फंक्शंस को गुना कैसे किया जाता है, दो फंक्शंस को डिवाइड कैसे किया जाता है। तो एलजेब्रा का मतलब कुछ नहीं होता, घबराने की जरूरत नहीं है। एलजेब्रा का मतलब सिर्फ इतना है कि जोड़ घटा गुना भाग करना है, बस। तो अब हमने फंक्शन सीख लिए, नई तरीके की चीज सीख ली। तो हमने अब देख लिया फंक्शन इवन ऑड भी होते हैं, अब फंक्शन को जोड़ना घटाना भी है। तो हमें सिर्फ 4 चीजें निकालनी है, फंक्शंस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, और वो बहुत बहुत ज्यादा आसान है। देखो, जैसे कि सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि एडिशन, दो फंक्शंस को जोड़ना कैसे है। देखो, बस तुम्हें लिखना सीखना है और कुछ नहीं करना है, लिखना देख लो। मान लो एक फंक्शन तुम्हें fx दिया हुआ है और एक फंक्शन तुम्हें gx दिया हुआ है, बस लिखना आना चाहिए। दो फंक्शंस को जोड़ने का मतलब क्या है? जोड़ने का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, f प्लस g कर रहे हैं और इसके ऊपर इस x को ऑपरेट करा रहे हैं। हमने मशीन नई बना दी, दो मशीन को जोड़ के एक नई मशीन बना दी। तो दो मशीन को जोड़ के क्या मशीन बन गई, f प्लस जी, और उसके ऊपर अब x की इनपुट डाल रहे हैं हम। उसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, x की इनपुट डाल रहे हैं। तो वो कहता है कि ये क्या हो जाएगा, तो ये x है ना, ये f के पास भी चला जाएगा और g के पास भी चला जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, f ऑफ x प्लस g ऑफ x, बस ऐसे लिख देंगे, एफ एक्स प्लस जी एक्स, ऐसे लिख देंगे इसको। ये हो गया दो फंक्शंस का एडिशन। ठीक है, अगर बात करें सब्ट्रैक्शन की, दो फंक्शन को घटाया कैसे जाता है, एकदम ऐसे ही घटाया जाता है कि भाई f में से g को घटाना है, तो f माइनस जी ऑफ x ऐसे लिखा जाएगा। तो जो x है वो f के पास भी चला जाएगा, सॉरी, तो बन जाएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स। तुम्हें बस ऐसे लिखना है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो तुम्हें समझ आएगा कि मैं बात क्या कर रहा हूं। अगर बात की जाए मल्टीप्लीकेशन की,
तो मल्टीप्लीकेशन का क्या मतलब है, f इंटू जी ऑफ एक्स, f इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो x को f के पास ले आओ तो ये कितना हो जाएगा, f ऑफ x, और g को x के पास ले जाओ तो g ऑफ x, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है। फोर्थ, डिवीजन। डिवीजन कैसे लिखा जाएगा, f अपॉन जी ऑफ x, ऐसे डिवीजन लिखा जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x अपॉन में g ऑफ x। अब तुम्हें एक चीज पता है ना कि फ्रैक्शन के अंदर नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, तो डिवीजन सिर्फ और सिर्फ तब डिफाइन करना है जब gx जीरो ना हो। अगर दूसरे वाला फंक्शन जीरो दिया हुआ है, gx को जीरो दिया हुआ है, तो फिर डिवीजन नहीं डिफाइन होगा। ये ध्यान रखनी है बात यहाँ पे, ठीक है। gx जीरो नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। फिफ्थ वाला एक और होता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाला, एक ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन और होता है, ये और देख लो। स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, किसी फंक्शन को किसी नंबर से गुना कराना है। जैसे कि तुम्हें कोई फंक्शन दिया हुआ है, उसकी गुना करानी है तुम्हें। तो जैसे कि मान लो मैंने कह दिया कि c ऑफ f, तुम्हें एक फंक्शन को x से गुना कराना है, एक फंक्शन को c से गुना कराना है, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इसको हम लिख देंगे c ऑफ एफ एक्स। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन कराता हूं तो तुम्हें बात समझ में आ जाएगी, तुम कहोगे तो कुछ भी नहीं था, बहुत आसान है। जैसे कि देखो, मैंने कह दिया कि तुम्हें एफ एक्स तो दिया हुआ है 2x² प्लस का 1, और जी एक्स तुम्हें दिया हुआ है x माइनस 3। मैंने कहा कि सारी की सारी चीजें निकाल के बताओ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ठीक है, सारी की सारी बातें करनी है। तो पहली देखो, f प्लस जी एक्स, दो फंक्शन का सम निकालना है, तो f प्लस जी कैसे लिखा जाएगा, f प्लस जी ऑफ x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, f ऑफ x प्लस g ऑफ x हो जाएगा, f ऑफ x प्लस g ऑफ x हो जाएगा, है ना। एफ एक्स कितना दिया हुआ है, अब एफ एक्स की वैल्यू रख दो। एफ एक्स कितना दिया हुआ है, 2x² प्लस 1, और जी एक्स कितना दिया हुआ है, x माइनस 3। तो 2x² के अंदर x जुड़ जाएगा, नहीं सॉरी जुड़ेगा कैसे, तो ऐसे ही रहेगा 2x² प्लस का x, और 1 में माइनस 3 ऐड हो जाएगा, 1 में माइनस 3 ऐड हो गया, कितना बन जाएगा, माइनस का 2। तो ये तो दो फंक्शन का सम आ गया, ठीक है। अगर बात की जाए दोनों फंक्शन के डिफरेंस की, तो कैसे लिखोगे, f माइनस जी ऑफ x, ये क्या बन जाएगा, f ऑफ x माइनस जी ऑफ x, ठीक है। तो f ऑफ x की वैल्यू रखो, f ऑफ x कितना है, 2x² प्लस 1, और माइनस में g ऑफ x, तो माइनस में x माइनस 3 हो जाएगा। तो माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस का x और प्लस का 3, ठीक है। तो 2x² प्लस का x और प्लस में कितना हो जाएगा, 4, प्लस में कितना हो जाएगा, 4। ये दोनों फंक्शंस का डिफरेंस आ गया। अगर बात की जाए दोनों फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन की, तो मल्टीप्लीकेशन के अंदर कैसे डिफाइन करेंगे हम, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन के अंदर हम लिखेंगे f इंटू जी ऑफ x, ये क्या बनेगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स बन जाएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स, माइनस एक्स आएगा कहाँ पे, अच्छा सॉरी माइनस एक्स, माइनस का x प्लस का 4, ठीक है। थैंक यू नंदिनी। एफ एक्स की वैल्यू रखो, एफ एक्स कितना है, 2x² प्लस 1 है, और जी एक्स कितना है, x माइनस 3, ठीक है। मल्टीप्लाई करा दो अंदर, तो 2x² की x से कराओगे तो 2x³ माइनस का 6x², 2x³ माइनस 6x² प्लस का x माइनस 3, ठीक है। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन होगी, तो ये क्या बन गया तुम्हारा, देखो 6x 2x³
2x³ माइनस 6x² प्लस x, ये तो ये का यही बनेगा। अब इसमें कुछ कर थोड़ी ना सकते हैं, दोबारा लिखने का क्या मतलब। ठीक है, इसमें कुछ जुड़ तो रहा ही नहीं है। ये हो गया मल्टीप्लीकेशन। बात करें अगर डिवीजन की, तो डिवीजन क्या होगा, f/g(x), f/g(x) है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, बोलो भाई, आसान है एकदम, समझ आ गया कि नहीं आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। fx क्या है, fx है 2x² प्लस 1, gx क्या है x-3। अब यहां पे एक तुम्हारा छोटा सा फर्ज है, ये बताना कि x क्या नहीं होगा। बताओ यहाँ पे x क्या नहीं हो सकता है, जल्दी से बताओ कि यहां पे x क्या नहीं हो सकता है। इसके अंदर क्या x की सारी वैल्यूज ली जा सकती हैं, यहाँ पे डोमेन में एक चीज गड़बड़ हो जाएगी। हाँ बिल्कुल नंदनी, यहाँ पे x को 3 नहीं लेना, ये तुम्हें लिखना पड़ेगा डिवीजन में, ये लिखना है, हर सवाल में लिखना है। बिल्कुल सुप्रतिम, फूल बाबू। तो x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू अगर 3 हो गई तो ये 0 बन जाएगा नीचे वाला। ठीक है भाई, तो ये 4 ऑपरेशन हो गए। अच्छा, वो जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाला है वो कैसे पूछ सकता है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाला वो ऐसे पूछ सकता है कि बताओ 2 ऑफ fx कितना होगा, 2 ऑफ fx ऐसे पूछ लेगा। c से गुना कराना है तो 2 ऑफ fx कितना हो जाएगा, इसको लिख देंगे 2 इंटू fx। 2 इंटू fx का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू में 2x² प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 4x² प्लस 2 प्लस, ये स्केलर से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। बोलो कर लोगे, एक क्वेश्चन और करा दूं, मैंने जो लास्ट डीपीपी दी थी वो इसी पे दी थी, जो लास्ट डीपीपी मैंने तुम्हें दी थी ना वो इसी पे बेस्ड दी थी। वो लास्ट वाली डीपीपी आज कर लेना, ठीक है, वो हो जाएगी। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो जल्दी जल्दी से, फिर ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं। अब तुम्हारा रिलेशन फंक्शन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है, ठीक है, रिलेशन फंक्शन में अब कुछ नहीं बचता है। बोलो मजा आया, रिलेशन फंक्शन अच्छे से क्लियर हो गया। ऐसा तो नहीं है रिलेशन फंक्शन अब मुश्किल लगता है, क्योंकि जनरली 11वीं वाले बच्चों को रिलेशन फंक्शन से डर लगता है। हाँ बस ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहे हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। fx दिया हुआ है तुम्हें 2/(x²-4) और gx तुम्हें दिया हुआ है x-2। ठीक है, तो एडिशन कैसे करोगे, f प्लस जी ऑफ x ऐसे लिखोगे, ये बन जाएगा fx प्लस gx। fx कितना आया 2/(x²-4) और gx है f, बस इतना लिख दो, छोड़ो। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम ले लेते हैं चलो। ज्यादा से ज्यादा हम इसका क्या कर सकते हैं, x²-4, ये हो जाएगा 2, इनकी मल्टीप्लाई करा दो आपस में, x³ माइनस 2x² माइनस 4x और प्लस का 8, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा x³ माइनस 2x² माइनस का 4x प्लस का 10 अपॉन में x²-4, है ना। अब देखो यहां भी हमारा एक फर्ज बनता है ये बताना, हमारा एक फर्ज बनता है यहाँ पे बताना कि x क्या नहीं होना चाहिए, x तुम्हारा 2 और -2 नहीं होना चाहिए। ये हमें हर जगह ध्यान रखना है, ये वाली बात हमें हमेशा बतानी है कि x क्या नहीं होना चाहिए, x क्या नहीं होना चाहिए, +-2 नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसको यहाँ भी छोड़ सकते थे तुम, कोई समस्या नहीं थी, यहाँ भी छोड़ सकते थे इसको, बिल्कुल दिव्यांश। सेकंड डिफरेंस f माइनस जी ऑफ x, ये क्या बनेगा तुम्हारा fx माइनस जी। fx की वैल्यू कितनी है, x 2/(x²-4) माइनस में x माइनस, ठीक है। तो चाहो तो एलसीएम लेके कर दो, नहीं तो बस इतना ही करके यहाँ लिख दो कि x जो है वो +-2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में आएगा ना, ये डिवाइड में तो यहाँ भी आ ही रहा है, तो बस यहीं लिख के छोड़ दो चाहे। थर्ड वाला मल्टीप्लीकेशन f इंटू जी ऑफ x,
ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स। एफ एक्स की क्या वैल्यू हो जाएगी 2/x² - 4 और जी एक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा x - 2। ठीक है, यहाँ भी x की वैल्यू जो है वो +-2 नहीं होनी चाहिए, ये तो हर जगह ही चलेगा, पर इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं थोड़ा। इसको x - 2 इंटू एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं, इंटू में x - 2, x - 2 से x - 2 कट जाएगा। ठीक है, फोर्थ वाला डिवीजन f/g ऑफ x, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। एफ एक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा 2/x² - 4 अपॉन में जी एक्स x - 2, तो हो जाएगा 2/x - 2 इंटू x² - 4। तो ये कितना हो गया, x इज नॉट इक्वल टू +-। ये हो गया तुम्हारा अलजेब्रा बस। ठीक है ना, काफी इजी है, कुछ भी नहीं है। अब हम एकदम बढ़िया तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं तुम्हारे चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 क्या है तुम्हारा तीसरा चैप्टर, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम अब स्टार्ट करेंगे। एक तुम्हें एक थोड़ा सा होमवर्क मैं दे देता हूं आज ही, आज तो हमें उस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10वीं क्लास की ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेना, ठीक है। 10वीं क्लास की ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेना। बाकी जो हम ट्रिग्नोमेट्री अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे 11th क्लास के अंदर, वो शुरू करेंगे एकदम जीरो से और उसको एकदम खत्म कर देंगे। चाहे तुम्हें 10वीं में कुछ आता हो ट्रिग्नोमेट्री में या नहीं आता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस शर्त यह है कि अब तुम्हें एकदम आराम से ये चीजें समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात, इतना काम जरूर कर लेना कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यू हैं वो याद कर लेना। इतना काम कर लेना बस, वो याद मैं नहीं कराऊंगा, वो तुम्हारे लिए एक छोटा सा होमवर्क है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे याद होंगी। अगर नहीं है तो अब याद कर लेना बैठ के, ठीक है। इतना सा होमवर्क मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि 10वीं में ये सब याद करके कर लेते हैं हम सब। नहीं है याद, भूले बैठे हो, तो आज कर लेना, अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज और कल जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर जरूरत पड़ेगी। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यू है 0 से 90 तक याद हो, आगे पीछे की कोई जरूरत नहीं है। आगे पीछे की वैल्यू मैं अपने आप निकालना सिखा दूंगा तुम्हें, कितना ही बड़ा एंगल हो जाए। नमन कह रहा है याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, याद है तो बेस्ट है, वेल एंड गुड है। नहीं है तो कर लेना, बस मैं इतना बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अब हम शुरू कर रहे हैं अच्छे से। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर जो हमारे पास पहला कंसेप्ट आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो पहला कंसेप्ट आता है वो आता है एंगल का। एक एंगल क्या चीज होती है, यहां से हम एकदम एकदम शून्य से शुरू करेंगे, एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं हमारी बात को, ठीक है। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं कि एक एंगल क्या चीज होती है। देखो, मैं तुमको बोलूं कि एक इंसान एक सीधी लाइन के अंदर यहां से उठ के यहां चला गया, तो उसने क्या कवर किया, उसने कवर किया डिस्टेंस। उसने क्या कवर किया, डिस्टेंस कवर किया ए से बी तक जाने पे। ए से बी तक उसने अगर उठ के गया तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वो नापने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो नापने के लिए हमने अलग अलग चीजें बनाई कि भाई 10 मीटर, 500 किलोमीटर, 1000 मीटर। हमने अलग अलग स्केल बनाए हुए हैं, अलग अलग पैमाने स्केल बनाए हुए हैं जिसपे हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। भाई कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो सेंटीमीटर, मिलीमीटर है ना, मीटर, किलोमीटर, माइल्स, बहुत सारे हमने स्केल्स बनाए हुए हैं जिसपे हम ये बता सकते हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि किसी इंसान को फीवर है, किसी इंसान को क्या है, फीवर है, या कोई जगह है वो कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। वेलकम आदित्य, गुड इवनिंग, सही टाइम पे आए हो एकदम, ट्रिग्नोमेट्री जस्ट हमने शुरू ही किया है। तो किसी इंसान को फीवर है या हम
हॉटनेस और कोल्डनेस को देखना चाह रहे हैं कि कोई चीज कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है। वहां कौन आता है, वहां डिस्टेंस से तो काम नहीं चलेगा। मैं कहूं कि भाई यहाँ पे डिस्टेंस एक, इस जगह का डिस्टेंस 20 मीटर है तो ये इतनी गर्म है, ऐसे तो नहीं चलेगा। कोल्डनेस और हॉटनेस किससे मेजर की जाती है, उसको मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है। हम टेम्परेचर की बात करते हैं, हम कहते हैं अगर टेम्परेचर ज्यादा है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो गर्म होगा, टेम्परेचर कम है तो ठंडा होगा। पर उसको मेजर करने के लिए हमने क्या रखा हुआ है, उसको मेजर करने के लिए जो हमने स्केल बनाया हुआ है, उसको मेजर करने के लिए जो हमने स्केल बनाया है वो कौन सा स्केल है, हम डिग्री सेल्सियस में देख लेते हैं और डिग्री फारेनहाइट में देख लेते हैं। डिग्री सेल्सियस और डिग्री फारेनहाइट में देख लेते हैं, है ना। ये हमने यूनिट बनाई है, ये हमने स्केल बनाया, जैसे डिस्टेंस में मीटर और किलोमीटर का बनाया था। अगर मैं बात करूं कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज जा रहा है, कितना धीरे जा रहा है, उसके लिए हमने क्या बनाया हुआ है, उसके लिए हमने वेलोसिटी बनाई हुई है। और वो वेलोसिटी को हम कैसे मेजर करते हैं, वेलोसिटी को हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड, मीटर पर आवर, किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, माइल्स पर आवर, है ना। तो हमने अलग अलग चीज को नापने के लिए अलग अलग स्केल्स बनाए हुए हैं। अब ये सारी चीजें डिस्कस हो गई, हम यहां पे एक नया स्केल डिस्कस करना चाह रहे हैं। हम एक ऐसा स्केल डिस्कस करना चाह रहे हैं जो एक नई चीज कैलकुलेट करके देगा, जिसको हम एंगल बोलते हैं। जैसे कि डिस्टेंस हो गया, टेम्परेचर हो गया, वेलोसिटी हो गई, ये सारे के सारे एक चीज को मेजर करके देते हैं ना हमें, कि डिस्टेंस हमें मेजर करके देता है दूरी कितनी है, टेम्परेचर हमें मेजर करके देता है कोई चीज कितनी गर्म है कितनी ठंडी है ना। वेलोसिटी हमें मेजर करके देता है कि कोई चीज कितनी तेज चल रही है कितना धीरे चल रही है। वैसे ही एंगल भी हमें एक चीज मेजर करके देता है, वो देखना है वो मेजरमेंट होती क्या है, किस चीज को मेजर करना चाह रहे हैं। सोचो जरा, मैं अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं कर रहा हूं, मैं कहीं आ जा तो रहा ही नहीं हूं, मैं बस खड़ा खड़ा थोड़ा सा ऐसे घूम गया। मैंने क्या किया, खड़ा खड़ा, पहले मैं ऐसे सीधा खड़ा था और मैं ऐसे घूम गया, तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया या वेलोसिटी आई या टेम्परेचर आया, क्या हुआ। या फिर मैं कहूं कि एक पेन यहां ये ऐसे रखा था, ये पेन थोड़ा सा मैंने ऐसे घुमा दिया, पहले ये ऐसे सीधा रखा था, मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया, तो ये क्या हो रहा है, यहां पे कौन सी चीज सामने आ रही है। अगर कोई चीज की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, वहां पे वो पोजीशन, वो चीज क्या कर रही है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, वहां पे वो क्या कर रहा है, थोड़ा सा रोटेट कर रहा है। इस वर्ड को हम, यहाँ पे कौन से वर्ड की कमी आ रही है, रोटेशन की आ रही है। यहाँ पे हम, मैं खड़ा खड़ा ऐसे क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ अपनी जगह पे। रोटेट अपनी ही जगह पे होती हैं चीजें, है ना, जहां खड़ी है वहीं की वहीं अगर कोई चीज घूम रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये रोटेट कर रही है चीज। समझ रहे हो मेरी बात को। तो हम यहाँ पे क्या मेजर करना चाह रहे हैं, रोटेशन को। अब जैसे कि मान लो मैं यहां था, मैं थोड़ा सा ऐसे हुआ तो मेरी रोटेशन कम हुई, अगर मैं थोड़ा और ऐसे घूम गया तो मेरी रोटेशन ज्यादा हुई, अगर मैं और घूम गया तो मेरी रोटेशन और ज्यादा हो गई। तो रोटेशन कम ज्यादा हो रही है, उसको मेजर करने के लिए तो कुछ था ही नहीं। तो रोटेशन को मेजर करने के लिए कौन आया, एंगल आया। तो एंगल क्या होता है, एंगल क्या होता है, एंगल मेजर करता है तुम्हारा, एंगल मेजर करता है तुम्हारा रोटेशन को। ठीक है, कि एंगल इज ए स्केल, हम कह सकते हैं एंगल एक ऐसा स्केल है, एंगल इज ए स्केल विच मेजर्स रोटेशन, बस इतनी सी बात है, विच मेजर्स रोटेशन। ठीक है। आदित्य, मेरा फुल नेम मयंक सैनी है। एंगल इज ए स्केल विच मेजर्स रोटेशन। अब ये रोटेशन होती कैसी कैसी है ये देखना है हमें। ठीक है, ये रोटेशन होती कैसी कैसी है हमें ये देखनी है। जैसे कि मान लो एक स्ट्रेट लाइन से बात करते हैं, मान लो एक स्ट्रेट लाइन यहां पे ऐसे खींची हुई है मैंने, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, जिसको मैं नाम दे रहा हूं ओ एक्स का, इसको मैं नाम दे रहा हूं ओ एक्स का। ठीक है, एक बार तुमने क्या किया, इस एक्स को उठा के इधर की तरफ रोटेट करा दिया। ये ओ तो है, ये जो फिक्स है, ये जो ओ है ये तो फिक्स है, यहां पे फिक्स किया हुआ है। एक्स को उठा के तुम इधर ले आए। ठीक है, एक बार तुमने क्या किया, एकदम ऐसे ये ओ एक्स लाइन रखी हुई थी, एक बार तुमने क्या किया, इस एक्स को उठाया यहां से और इस एक्स को उठा के तुम इधर ले आए। ठीक है,
पहली बात तो अब ये डायरेक्शन समझनी पड़ेगी। हम जब डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो लेफ्ट राइट है ना, और ऐसे चलते हैं। ये वाला जो रोटेशन है, अब रोटेशन हो रही है ना, वो फिक्स है, यहां से ऐसे घूमता जा रहा है बस। ये भी फिक्स है, यहां से घूमता जा रहा है। ये रोटेशन है और ये भी रोटेशन है। इन रोटेशंस को बोलेंगे क्या, इनकी डायरेक्शन कैसे नापी जाएगी। रोटेशन दो ही हो सकती है, या तो एक चीज ऐसे घूमेगी, या तो एक चीज का रोटेशन ऐसे होगा, या एक चीज का रोटेशन ऐसे होगा। ये दो ही रोटेशन हो सकते हैं। तो ये वाला रोटेशन कैसा है, ऐसा। ऐसा कौन करता है, ऐसा रोटेशन होता है घड़ी का। तो हम घड़ी के हिसाब से ही नाम रख देते हैं। ये घड़ी के जैसा रोटेशन है कि घड़ी से उल्टा रोटेशन है। तुम्हारी घड़ी ऐसे घूमती है ना, तुम्हारी घड़ी ऐसे घूमती है, पर ये घड़ी से उल्टा घूम रहा है। तो इस रोटेशन को हम क्या बोलेंगे, ये रोटेशन हो गया एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। इसको क्या बोला जाएगा, ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। और ये रोटेशन घड़ी के जैसा है, तो इसको क्या बोला जाएगा, ये घड़ी के जैसा है ना, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो इसको बोला जाएगा क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। अब अगर ये x जो है वो उठ के मान लो यहां पे आ गया 1 मिनट के लिए y पोजीशन पे, और ये जो x था ये उठ के यहां पे आ गया y पे, तो अब जो नई स्ट्रेट लाइन बन गई वो क्या बन गई तुम्हारी, x उठ के यहां आ गया, ठीक है, x उठ के तुम्हारा यहां पे आ गया, और y उठ के कहां आ गया तुम्हारा, इस वाले केस में y उठ के यहां आ गया, ठीक है। तो जो पहले तुम्हारी एकदम शुरू शुरू में तुम्हें लाइन दिख रही थी, ठीक है, जो शुरू शुरू में जो तुम्हें लाइन दिख रही थी वो ये थी, और बाद में लास्ट में वो लाइन ये हो गई, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है, शुरू वाली लाइन OX लाइन, मैं एक तरफ साइड में ही लिख देता हूं, जो OX लाइन है उसको हम बोलते हैं इनिशियल लाइन, वही जो शुरू में लिखी हुई थी, तो इनिशियल। OX को हम शुरू में क्या बोलते हैं, इनिशियल लाइन। और जो OY है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल लाइन, कि भाई बाद में वो लाइन क्या हो गई, फाइनल बन गई। रोटेशन कितना हुआ, अब देखो ये रोटेशन हुआ, ये वाली जो चीज दिख रही है ये रोटेशन है, तो रोटेशन को चाहे यहां से नाप लो चाहे यहां से नाप लो, बात सेम है। तो मैं यहां से बोल दूं कि भाई ये लाइन यहां उठ के यहां आ गई, मैं यहां से बोल दूं ये लाइन उठ के यहां आ गई, मैं यहां से बोल दूं ये लाइन यहां से उठ के रोटेट होके यहां आ गई, ये सारी रोटेशन सेम ही तो है। तो हम रोटेशन को मेजर करना चाह रहे हैं, तो हम यहां अंदर से रोटेट कर देते हैं। हम कहां से रोटेट कर देते हैं, हम रोटेट यहां से कर देते हैं, ये वाली रोटेशन नाप लेते हैं, ठीक है। तो ये एक रोटेशन हो गई, और ये रोटेशन मेजर किससे की जाती है, एंगल से। तो हम क्या बोलेंगे कि ये एंगल बन गया। यहां पे हम क्या बोलेंगे कि रोटेशन इधर हुई है, तो ये वाला एंगल बन गया, ये एंगल बन गया। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को जो बोला जाता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन बोला जाता है। जैसे कि एक्सिस में अगर बात करो तो राइट साइड जो होती है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की होती है, लेफ्ट साइड जो होती है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की होती है। वहां पे हमने फिक्स किया हुआ है, ऊपर वाली जो साइड होती है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की होती है, और जो नीचे वाली साइड होती है वो नेगेटिव वाई एक्सिस की होती है। तो ये हमने फिक्स कर दिया कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेशन होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर क्या होगा, रोटेशन होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि यहां पे पॉजिटिव एंगल बनेगा। यहां पे क्या बनेगा तुम्हारा, पॉजिटिव एंगल बनेगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसा एंगल दिखेगा तुम्हें, पॉजिटिव। जैसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे तुम्हें कैसे पॉइंट दिखते हैं, +2, +3, +4, वैसे ही यहां पे जो भी एंगल बनेगा इस तरफ वो हमेशा पॉजिटिव बनता है। और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनता है, ये एंगल हमेशा कैसा बनेगा, ये एंगल नेगेटिव बनेगा। यानी कि यहां पे जो भी एंगल दिखेगा उसके साथ माइनस का साइन दिखेगा। जैसे नेगेटिव एक्स एक्सिस के अंदर तुम्हें -3, -4, -5 पॉइंट दिखते हैं, वैसे ही अगर रोटेशन ऐसा होगा तो एंगल नेगेटिव बनेगा, अगर रोटेशन ऐसा होगा तो एंगल पॉजिटिव बनेगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बताओ, ठीक है। ये दोनों बातें क्लियर होनी चाहिए सबसे पहले। तो ये हो गया पॉजिटिव एंगल, वो हो गया पॉजिटिव एंगल, ये हो गया नेगेटिव एंगल, ठीक है, आया ना, ठीक है। अब बात ये आती है कि इस एंगल को नापे कैसे, मेजर कैसे करें। जैसे डिस्टेंस तो समझ लिया हमने कि एक ऑब्जेक्ट उठ के यहां से यहां तक जाता है, तो उसको बोल देगा कि उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब बात आता है कि डिस्टेंस को नापे कैसे। फिर नापने के लिए हमने अलग अलग स्केल बनाए, एक स्केल बनाया
मीटर का एक स्केल बना या किलोमीटर का कि भाई इस पे नाप लो। अब ये जो एंगल बना, ये जो रोटेशन हुई, इस रोटेशन को नापू कैसे, इस रोटेशन को मेजर कैसे करूं? तो अब मेरे को एंगल देखना है कि किस किस तरीके से नापा जा सकता है। अब हमारे लिए दो स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें वो दो स्केल एकदम अच्छे से आने चाहिए। एक स्केल को तो बोला जाता है डिग्री वाला, एंगल को हम डिग्री में मेजर कर लेते हैं, और एक स्केल बोला जाता है रेडियन वाला। तो एक को क्या बोलते हैं, डिग्री, और एक को बोलते हैं रेडियन। तो एंगल को मेजर करने के दो स्केल है हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है। एक और भी होता है पर उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो हमारे लिए जरूरी नहीं है। तो एक को तो बोला जाएगा डिग्री वाला और एक को होगा रेडियन वाला, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा मीटर और किलोमीटर होता है ना, तुम्हारा डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट होता है, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड। वैसे ही हमारे पास दो स्केल होते हैं, एक को बोला जाता है डिग्री मेजर। तो अब हम एंगल को मेजर करना चाह रहे हैं किसमें, डिग्री में। तो अब ये समझना पड़ेगा कि डिग्री मेजर होता क्या है। ये डिग्री मेजर होता क्या है ये मैं बता दूंगा सुदेश, सब्र रखो। डिग्री मेजर क्या होता है ये समझना है सबसे पहले हमें, ठीक है, कि एक एंगल को डिग्री में कैसे मेजर किया जाता है, ठीक है। ये देखते हैं। हाँ, तो देखो डिग्री मेजर को डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया, हम बोले कि एक डिग्री क्या चीज होती है। अगर मुझे एक डिग्री के बारे में पता चल जाए, किसी भी चीज की मुझे यूनिट पता लग जाए, यूनिट का मतलब क्या होता है कि उसकी एक की वैल्यू कितनी है। अगर एक की वैल्यू पता लग जाए तो हम कितने की भी वैल्यू निकाल सकते हैं उतने से गुना करके, है ना। जैसे तुम्हें 1 मीटर पता लग गया कि भाई 1 मीटर इतना डिस्टेंस होता है, ये हाथ जितना होता है इतना 1 मीटर होता है मान लो। तो फिर यूं कहेंगे कि भाई मान लो यहां से लेके यहां तक कितना है, तो हम देख लेंगे कि ये एक हाथ वाला डिस्टेंस कितनी बार आया है, तो जितनी बार आया उतना मीटर हो गया। तो अब मैं बोलूं कि यहां पे कितना एंगल कवर हुआ है, कितना डिग्री एंगल कवर हुआ है, कितना डिग्री एंगल बना, तो तुम देखोगे कि एक एक डिग्री कितनी बार कवर हुआ है। एक एक डिग्री जितनी बार कवर हुआ है उतना डिग्री एंगल बन जाएगा। तो कुल मिला के हमें पता होना चाहिए कि एक डिग्री कितना होगा। एक डिग्री को समझेंगे कैसे, ये बात हमें पता होनी चाहिए कि एक डिग्री का मतलब क्या होता है, फिर हम आगे देखेंगे बात को। चलो, तो हमने क्या किया, देखो हम बोले कि भाई वही अपनी इनिशियल लाइन बना लो एक बार। ये मान लो तुम्हारी इनिशियल लाइन है, ये क्या है, तुम्हारी इनिशियल लाइन है ओ एक्स। हमने एक काम किया, हम बोले कि एक काम करो भाई, इसका ना पॉजिटिव रोटेशन कराओ, और इसका पॉजिटिव रोटेशन कुछ ऐसा कराओ कि ये वापस घूम के, सोचो इसको घुमाओगे तो ये वापस घूम के अपने पास ही नहीं आ सकता उल्टा। ऐसा भी रोटेशन हो सकता है, ऐसा भी एक रोटेशन हो सकता है जिसमें ये वापस से अपने पास ही घूम के आ जाए उल्टा, है ना। ये भी एक रोटेशन किया जा सकता है। तो वो कहता है एक ऐसा रोटेशन कराओ जिसमें जो एक्स है ना, एक्स वो घूम के वापस एक्स पे ही आ जाए, ठीक है। यानी कि जो y है ना, वो y भी इसी के ऊपर रखा हुआ है, x और y दोनों यही है। इस रोटेशन को क्या बोला जाता है, इस रोटेशन को बोला जाता है वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, कि भाई एक बार पूरा का पूरा क्या हो गया, रिवॉल्यूशन हो गया। एक बार हम पूरा का पूरा क्या कर गए, घूम गए। इसको हम क्या बोलते हैं, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब जो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है वो देखो, अब मैंने कहा ना कि क्या चाहे यहां से देखो या यहां से देख लो, इतना बड़ा ये गोला बनाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि मैंने यहां पे भी क्या कर लिया, एकदम पास से देख लिया। इतना बड़ा बनाने की जरूरत थोड़ी ना एंगल को, ठीक है। तो हमने क्या किया, पूरा छोड़ के हमने ये देख लिया। वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन को मैं ऐसे भी डिनोट कर सकता हूं, ये भी वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ये भी उतना ही बता रहा है और ये भी उतना ही बता रहा है, रोटेशन तो उतनी ही है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो इसको क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, कि भाई यहां से घूम के और मैं यहीं वापस आ गया। तो जिसने भी 1 डिग्री की डेफिनेशन बनाई उसने कैसे बनाई, वो बोला कि इस वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन को 360 बराबर बराबर हिस्सों में बांट दो। 360 क्या कर दो, बराबर बराबर हिस्सों में, यहां से ऐसे ऐसे, इसको 360 बराबर बराबर हिस्सों में बांट दो ऐसे करके। 360 बराबर हिस्सों में बांटने के बाद जो यहां पे ये एक एंगल बचेगा, जो ये एक हिस्सा बचेगा 360वां हिस्सा,
उस 360वें हिस्से को हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री बोलेंगे। 360वें हिस्से को क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। यानी कि ये जो पूरा एंगल दिख रहा है इसको, इसके 360 हिस्से कर दो, बस कहने का मतलब ये है। तो हम 1 डिग्री को कैसे डिफाइन करेंगे, हम 1 डिग्री को डिफाइन करेंगे 1 डिग्री, और 1 डिग्री को डिनोट कैसे किया जाएगा, ऐसे 1 के ऊपर एक ये बिंदु लगा दिया जाता है, 1 के ऊपर एक डॉट लगा दिया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री। 1 डिग्री क्या होता है, 1 डिग्री होता है 360th पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन का 360वां हिस्सा देख लो कितना होता है। जैसे कि मान लो मैं तुम्हें कहूं कि तुम जितना चले उसको 4 बराबर बराबर हिस्सों में बांट दो भाई, और जो एक वो एक हिस्सा है उसको मैं 1 मीटर बोलना चाहता हूं। भाई मैंने क्या किया, मैं बोला कि इतना चले हो ना, तो इसके 4 बराबर बराबर हिस्से बांट दो, तो एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, तो जो ये एक हिस्सा बच गया इसको 1 मीटर बोलूंगा मैं, ठीक है। वैसे ही मैंने क्या कहा कि ये जो पूरा रिवॉल्यूशन हुआ इसको 360 हिस्सों में बांट दो, और वो जो 360वां हिस्सा बचेगा उसको मैं बोल दूंगा वो क्या होगा, 1 डिग्री, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री बोलेंगे। तो ये 1 डिग्री की डेफिनेशन होती है। पता थी तुम्हें या नहीं पता थी? कोई तुमसे पूछे कि 1 डिग्री क्या होता है तो उसको यही जवाब देंगे कि 360th पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड 1 डिग्री, ठीक है। अगर पता थी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता थी तो आज जान लो, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई? यानी कि अब मैं तुम्हें अगर एक बात पूछूं तुमसे कि भाई ये 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में फिर एंगल कितना हो गया, अब मेरे को बताओ जरा, खुद ही बताओ, डिग्री में ये जो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन है इसके अंदर कितना एंगल हो गया पूरा का पूरा? अगर मैं तुमसे पूछूं कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन के अंदर पूरा का पूरा डिग्री में एंगल कितना हो गया, क्या लगता है तुम्हें? वेरी गुड नंदिनी, बिल्कुल 360 डिग्री हो गया, क्योंकि 360 बराबर बराबर हिस्से है ना, 360 बराबर बराबर हिस्से, बिल्कुल नंदिनी, सुदेश, आदित्य, एकदम ठीक बात है। तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो पूरा गोला है इसके अंदर कितना एंगल हो गया, 360 डिग्री एंगल हो गया, 360 डिग्री। अब हम डिग्री में इसको मेजर कर रहे हैं, ठीक है, एंगल हुआ है, अब उसका जो स्केल है वो कितना हो गया, वो डिग्री वाला हो गया, ठीक है। तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना एंगल होता है, 360 डिग्री होता है। ये तो हो गई डिग्री की कहानी, समझ में आ गई डिग्री कैसे बना। अब बात आती है कि रेडियन मेजर, और देखो रेडियन मेजर क्या होता है। दूसरा आता है तुम्हारे पास क्या, रेडियन मेजर। रेडियन मेजर देखो क्या होता है। तो रेडियन मेजर में सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि एक रेडियन क्या होता है ना, एक रेडियन क्या होता है पहले वो समझना पड़ेगा। 1 रेडियन का कंसेप्ट क्या होता है, किस एंगल को 1 रेडियन बोला जाएगा, किस एंगल को 1 रेडियन बोला जाएगा। तो 1 रेडियन का कंसेप्ट, रेडियन कंसेप्ट आया सर्कल से, रेडियन कंसेप्ट किससे आया, सर्कल से आया। हमने क्या किया, हम बोले कितनी भी रेडियस का एक सर्कल ले लो, जो तुम्हारा मन करता है कितनी भी रेडियस का एक सर्कल बना लो, ठीक है, एनी रेडियस का एक सर्कल बना लो, इसका सेंटर मान लो यहां पे है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कितनी भी रेडियस का एक सर्कल बना लो, ध्यान से सुनना बात को कि कैसे बना, और ये मान लो तुम्हारी इनिशियल लाइन है, ये तुम्हारी क्या है, इनिशियल लाइन है। इनिशियल और फाइनल से ही तो डिस्कशन होगा, रोटेशन ही तो देखना चाह रहे हैं हम। तो मैंने बोल दिया कि ये इनिशियल लाइन है तुम्हारी OX, ये इनिशियल लाइन है, और रेडियस जो थी मैंने बोल दी इसकी R है। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जितनी रेडियस थी तुम्हारे सर्कल की, 2 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 20 किलोमीटर, कितनी भी रेडियस थी तुम्हारे सर्कल की,
उतनी ही रेडियस की एक आर्क बना दो। भाई इसको उठा के लेके चलोगे जब रोटेशन ऐसे ही तो होगा, इसको जब x को उठा के लेके ऐसे चलोगे तो ये रोटेशन ऐसे ही तो होती जाएगी। तो कहता है कि वहां तक ले जाओ जितनी ये रेडियस थी उतना ही डिस्टेंस इस सर्कल पे कवर हो जाए। सर्कल की बाउंड्री पे जितना डिस्टेंस कवर होता है उसको हम आर्क बोलते हैं। सर्कल की बाउंड्री पे जितना डिस्टेंस कवर किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि इस रोटेशन में उतना रोटेशन कराओ, इतना घुमाओ इसको कि जो सर्कल की बाउंड्री है उस पे भी आर ही डिस्टेंस ट्रेवल हो, जितना भी रेडियस था। अगर 5 सेंटीमीटर का रेडियस था तो 5 सेंटीमीटर ही चला दो सर्कल की बाउंड्री पे। अगर 10 मीटर रेडियस था तो 10 मीटर ही चला दो। तो वो चलाने के बाद जहां पे तुम्हारा ये फाइनल पॉइंट बना, मान लो यहां बना ये फाइनल पॉइंट y, ठीक है, तो जो तुम्हारी फाइनल लाइन बनी फिर वो ऐसी बनी, ये फाइनल लाइन बनी तुम्हारी, फिर ये फाइनल लाइन हो गई। बोल रहा है कि इस केस में जितनी रोटेशन हुई, इस केस में जितनी रोटेशन हुई, इस रोटेशन को हम क्या बोलेंगे, 1 रेडियन। ये रोटेशन कितनी हो गई, 1 रेडियन हो गई। 1 रेडियन को हम कैसे डिनोट करते हैं, 1 के ऊपर c लिख देते हैं, इसको 1 रेडियन बोला जाता है। दोबारा सुन लो मैं क्या कह रहा हूं, कि जितनी रेडियस का सर्कल था उतनी ही डिस्टेंस इस x को कवर करा दो सर्कल के ऊपर, यानी उतनी ही आर्क बना दो, उतना ही चला दो। इतना चलने से जितना रोटेशन होगा, इतना चलने से जितना रोटेशन होगा उस रोटेशन को मैं 1 रेडियन बोलता हूं। तो हम क्या बोलेंगे, 1 रेडियन is the angle, 1 रेडियन is the angle, या 1 रेडियन is the rotation covered by OX as same as the radius, 1 radian is the rotation covered by OX one radian is the rotation covered by OX as same as तो लिखना सही नहीं है ना, 1 radian is the rotation covered by OX when X covers same distance as radius। ठीक है, जब हमारा x क्या कवर करे, उतना ही डिस्टेंस कवर करे जितनी रेडियस है, उसको हम क्या बोलेंगे, 1 रेडियन बोलेंगे। अब देखो, जैसे कि हमने वहां देखा कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना बना, 360 डिग्री बना। हमारा 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना बना, 360 डिग्री बना। अब यहां पे भी हो सकता है 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, यहां पे भी हो सकता है 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, क्योंकि ये x यहां से ऐसे चलता जा रहा है। तो अगर इस पे पूरा का पूरा सर्कल घुमाए, जहां से चला था वापस से वहीं आ जाए, तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन तो इसके ऊपर भी हो सकता है। तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना एंगल कवर हो जाएगा, कितना रेडियन एंगल कवर हो जाएगा, ये देखना है। अच्छा, अब इसके लिए बहुत आसान है, यूनिटरी मेथड लगाना है बस तुम्हें। क्या लगाना है, यूनिटरी मेथड यूज करना है। तो मुझे बताओ कि जब r रेडियस थी, व्हेन, या r रेडियस तो छोड़ो, व्हेन r को इज r, देन एंगल कितना बना बताओ। तो एंगल कितना बना, 1 रेडियन बना। भाई जब तुम्हारी आर्क थी वो कितनी थी, r थी, ये आर्क कितनी है, r है, तो एंगल कितना बना, 1 रेडियन बना। ठीक है, ये हमें पता है कि भाई जब आर्क कितनी होगी, r होगी, तो एंगल कितना बनेगा, 1 रेडियन बनेगा। अब मुझे बताओ, अगर आर्क तुम्हारी, व्हेन आर्क इज
1। जब आर्क अगर 1 यूनिट की होगी, आर्क अगर कितनी सी होगी, 1 यूनिट की होगी, तो उस केस में एंगल कितना बनेगा, देन कितना रेडियन एंगल बनेगा, एंगल बनेगा 1/r। ऐसे ही तो करते हैं कि 5 की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू इतनी होगी। भाई 5 सेब की कीमत 50 रुपए है तो 1 सेब की कीमत 10 रुपए हो गई। फिर मैं पूछ रहा हूं, अब बताओ 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा तो आर्क कितनी बनेगी? शाबाश, कमेंट करके बताओ। अगर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाएगा तो ये आर्क कितनी हो जाएगी? बताएं जल्दी से। कि भाई पहले तो आर की बात करी, आर पे, आर को हमें दिया हुआ है कि अगर आर्क लेंथ आर होगी, तुम्हारी जो ये आर्क लेंथ है ये आर होगी, तो 1 रेडियन एंगल बनेगा। आर्क लेंथ अगर 1 होगी तो एंगल बनेगा 1/r। तो अगर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा तो आर्क लेंथ कितनी बनेगी? वेरी गुड विशाल। अरे भाई अगर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाता है तो तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि आर्क लेंथ सरकमफेरेंस ही बन जाती है। कमेंट कर रहे हैं 1 रेडियन 360 डिग्री। क्या कमेंट कर रहे हो? मैं पूछ क्या रहा हूं, कमेंट क्या कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन जब हो जाएगा तो कितनी आर्क बनेगी, आर्क पूछ रहा हूं। तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में ये आर्क ये पूरी की पूरी बन जाएगी, और ये क्या होती है? सरकमफेरेंस होती है। ये क्या होती है? सरकमफेरेंस होती है। 360/r, 1/360, पता नहीं क्या ही कमेंट कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि व्हेन आर्क इज 2πr, 2πr पे पूरा रिवॉल्यूशन हो जाएगा। जब आर्क को क्या ले लोगे, 2πr ले लोगे तो पूरा रिवॉल्यूशन हो जाएगा। तो फिर एंगल कितना बनेगा, देन एंगल, तो फिर एंगल कितना बनेगा, 1 वाले से गुना करा दो 2πr को, 1 वाले से गुना करा दो। भाई 4 सेब की कीमत 50 रुपए, 5 सेब की कीमत 50 रुपए है, 1 सेब की कीमत कितनी हो गई, 50/5 हो गई। ऐसे ही तो मेजर करते हो। तो मैं कह रहा हूं कि 15 सेब की कीमत कितनी हो गई, तो इसको 15 से फिर लास्ट में गुना करा देते हो। ऐसे ही तो करते हो, 1 की निकाल के जितने की निकालनी है उससे गुना करा दो। तो एक यूनिट का सरकमफेरेंस, 1 यूनिट की आर्क देखी तो इतना, 2πr की देखी तो इतना, तो यहाँ पे r से r कट गया, यहाँ पे तुम्हारा r से r कट गया, यानी कि 2π रेडियंस, 2π। तो जब 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाता है, जब 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाता है तो उसमें एंगल कितना बन जाता है, 2π रेडियंस बन जाता है। कितना एंगल बन जाता है, 2π रेडियंस। समझ में आ गई बात? अब जरा मेरे को एक बात बताओ कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है, ए से बी तक का डिस्टेंस, मैं बोल रहा हूं कि जब मैंने मीटर में मेजर किया तो आया 1000 मीटर। ए से बी तक का जो डिस्टेंस था मैंने देखा कि कितना है, 1000 मीटर है, मीटर के स्केल पे देखा। और किलोमीटर के स्केल पे देखा तो ये 1 किलोमीटर आया। इस स्केल पे देखा तो 1000 मीटर आया, इस पे देखा तो 1 किलोमीटर आया। तभी तो तुमने बोला कि 1 किलोमीटर कितना होता है सर, 1000 मीटर होता है। यही तो बात हुई। तुम कह रहे हो कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में डिग्री में कितना एंगल बनेगा, 360 डिग्री बनेगा। तुम कह रहे हो कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में सर रेडियन में 2π बनेगा, रेडियन में क्या बनेगा, 2π बनेगा। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि 2π रेडियंस जो है 2π रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, आया ना? 2π रेडियंस किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। समझे कि नहीं समझे? ये रिलेशन बन गया तुम्हारा ये। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, क्या ये लिखना सही है, 2π इज इक्वल टू 360? बताओ, क्या ये लिखना ठीक है या नहीं है? क्यों नहीं है? यहां पे तुम कोई एंगल की बात नहीं कर रहे हो, यहां पे कोई एंगल की बात नहीं हो रही है। यहां पे जो बात हो रही है वो नंबर की हो रही है। तुम कह रहे हो कि जो 2π नंबर है वो 360 के बराबर होगा।
ये मतलब हो गया कि 2 इंटू में 3.14 या फिर 2 इंटू में 22/7 जो है अप्रोक्सीमेटली 3.14 ले लो, वो 360 के बराबर है। यहां तुम बोल रहे हो कि 6.28 जो है ना वो 360 के बराबर होगा। ये क्या बात कर रहे हो भाई, है ना? ये कोई बात नहीं हुई, ठीक है। तो ये यहां से एक रिलेशन आ गया, यहां से एक रिलेशन भी आ गया और यहां से एक क्वेश्चन भी आ गया। जैसे कि अब हमारे पास 1 किलोमीटर अगर 1000 मीटर के बराबर आ गया तो हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को पता लग गया कि 1000 मीटर जब होते हैं तो 1 किलोमीटर बन जाता है। फिर मैं देख लूंगा कि 2000 मीटर किया है तो 2 किलोमीटर, 3000 किया है तो 3 किलोमीटर। अब मेरे को पता लग गया इधर से इधर जाने का तरीका। अब मुझे एक बात बताओ, पहली बात तो यहां से कुछ एक एंगल्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। अगर मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड करा दूं, अगर मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड करा दूं तो क्या बन जाएगा, इधर तो बन जाएगा पाई और इधर बन जाएगा 180 डिग्री। तो पाई रेडियंस में कितना होता है, अगर 2 से डिवाइड करा दोगे, पाई में होता है 180 डिग्री। एक बार और 2 से डिवाइड करा दोगे, इसको 2 से डिवाइड कराओ तो ये तो बन जाएगा पाई/2। तो पाई/2 रेडियन में 90 डिग्री हो जाएंगे। अरे भाई आदित्य बता तो दिया, मयंक सैनी, मयंक सैनी। एक बार 3 से डिवाइड कराओ इसको, इसको पाई को, और इसको 3 से डिवाइड कराओगे तो इधर तो हो जाएगा पाई/3 और इधर हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री। एक बार इसको 4 से डिवाइड करा दो, 4 से डिवाइड करा दोगे तो ये बन जाएगा पाई/4। पाई/4 में कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। एक बार डिवाइड करा दो 6 से, इसको 6 से डिवाइड कराओगे तो क्या हो जाएगा, पाई/6। पाई/6 में हो गया 30 डिग्री। ये तो सीधे याद रखने हैं तुम्हें। हाँ ये पाई रेडियन, ठीक है। ये सारे तुम्हें एकदम सीधे याद रखने हैं, ये तो सीधे ही याद रख लेना। बाकी अब यहां से आते हैं तुम्हारे पास दो छोटे छोटे सवाल, यहां से तुम्हारे पास आते हैं दो छोटे छोटे क्वेश्चंस। क्या, अगर मुझे रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना और डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो यहां से दो छोटे छोटे सवाल बनते हैं। क्या, अगर मुझे डिग्री से रेडियन में जाना है, या पहले रेडियन से डिग्री में देख लो, रेडियन टू डिग्री, रेडियन से अगर डिग्री में मुझे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। देखो यहां पे रेडियन लगाना जरूरी नहीं है, पर यहां डिग्री लगाना जरूरी है, समझ रहे हो सुदेश? यहां पे रेडियन लगाना जरूरी नहीं है, पर यहां डिग्री लगाना जरूरी है। अगर तुम यहां भी डिग्री नहीं लगा रहे हो तो गड़बड़ है फिर, क्योंकि जनरली रेडियन को हम ऐसे ही लिख देते हैं, जनरली हम रेडियन को ऐसे ही लिख देते हैं, कुछ भी नहीं लगाते। पर अगर गिर गया पेन, अगर तुम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट, मतलब रेडियन और ऐसे लिख रहे हो, पाई=180 लिख रहे हो, फिर तो ये सरासर गलत बात है, ठीक है। हम जनरली रेडियन पे ये सी नहीं लगाते हैं, हम रेडियन को ऐसे ही लिख देते हैं। तुमने लिखा देखा भी होगा 10वीं क्लास में, पाई/2 पाई/3 एंगल ऐसे ही लिखा रहता है, उस पर सी नहीं लगाता है। पर डिग्री पे लगाना जरूरी हो जाता है अगर दोनों को एक साथ लिख के दिखा रहे हो, समझ रहे हो? इसलिए नहीं लगा रहा हूं मैं। लगा दो तो बहुत बढ़िया, नहीं लगाओगे तो इस तरफ लगाना जरूरी है। पहला आता है कि रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे। अब यहां से देखो, तुम कह रहे हो कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं, तुम कह रहे हो कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं। एक रेडियन में कितने डिग्री हो गए, यहां से एंगल, यहां से अपना रिलेशन बना लो जैसे पीछे बनाया। पाई रेडियन में 180 डिग्री, एक रेडियन में 180/पाई, ठीक है। और अगर तुम थीटा रेडियन में देख रहे हो, जो भी तुम्हें दिया हुआ है थीटा रेडियन में देख रहे हो, तो उसको गुना करा दो 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू में थीटा, इतना डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो रेडियन को डिग्री में ले जाने का क्या तरीका है, ये मैं लिख ही देता हूं यहां पे, कि भाई पाई के अंदर कितना होता है, 180 डिग्री एंगल होता है। एक रेडियन में कितना होगा, 180 डिग्री अपॉन पाई। और अगर तुम्हें थीटा रेडियन दिया हुआ है, थीटा रेडियन, तो उसके अंदर तुम्हें क्या देखना है, उसको पाई, इसको थीटा से गुना करा देना है। ये तो हो गया तुम्हारा कन्वर्जन रेडियन का डिग्री में। जैसे कि तुमसे पूछ लिया कि भाई बताओ पाई/12 के अंदर कितने रेडियन होंगे, बताओ जरा।
π/12 के अंदर कितना डिग्री होगा, सॉरी रेडियन नहीं, कितना डिग्री होगा। π/12 जो एंगल है वो कितने डिग्री में होगा बताओ। अब ये फॉर्मूला है ना, बस इसमें पटकना है तुम्हें, थीटा की जगह π/12 रखना है। तो हम क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई को π/12 से गुना करा देंगे, पाई से पाई कट जाएगा और ये कितने पे कट जाएगा, 15 पे। तो 15 डिग्री एंगल है ये कितना डिग्री एंगल है, 15 डिग्री है। ठीक है, ये कितना एंगल है, 15 डिग्री है। ऐसे करना है। उल्टा करें, डिग्री टू डिग्री से रेडियन पे चलो, डिग्री से कहां चलो, रेडियन पे चलो। तुम्हें इसी रिलेशन का यूज कर लेना है, उल्टा कर लो बस इसका यूज। 180 डिग्री के अंदर कितना एंगल होगा, पाई रेडियन होगा। 1 डिग्री के अंदर कितना होगा, पाई अपॉन 180 डिग्री, 180 रेडियन होगा। और अगर थीटा डिग्री में अगर बात कर रहे हो, थीटा डिग्री में कितना होगा, पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाई थीटा। ये रिलेशन बन गया तुम्हारा डिग्री का रेडियन में। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तुमसे पूछ लूं कि भाई 1440 डिग्री में कितना रेडियन एंगल होगा बताओ। 1440 डिग्री में कितना रेडियन एंगल होगा, क्या लगता है, बताओ कितना होगा। आठ का क्या मतलब है, क्या लिख रहे हो ये सुदेश और नंदिनी, 8 का क्या मतलब है। वेरी गुड सुप्रतिम, वेरी गुड दिव्यांश, 8 लिख के छोड़ दे रहे हैं। वेरी गुड सुदेश। तो थीटा की जगह क्या लिखना है, थीटा की जगह बस तुम्हें 1440 लेना है। तो पाई बाई 180 और मल्टीप्लाई में 1440। देखो जब कैलकुलेशन करो ना, जब कैलकुलेशन करते हो, तो अब जैसे यहाँ पे 1440 है तो मैंने इसके ऊपर डिग्री नहीं लगाया, तो कैलकुलेशन करते टाइम डिग्री मत लगाया करो। ठीक है, कैलकुलेशन करते वक्त डिग्री नहीं लगाना, फाइनल आंसर आ जाए उस पर लगा देना है। कैलकुलेशन में डिग्री विग्री मत लिखा करो। 0 से 0 कट गया, ये कितने पे कट जाएगा, 8 पे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 पाई रेडियन हो गया। ठीक है, तो आज डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लोगे, बताओ, है ना। मेरे ख्याल से अब टाइम 5 मिनट बचती है, मैं नया टॉपिक शुरू करूंगा तो फिर वो हो नहीं पाएगा। चलो एक एक कन्वर्जन और कर दो, इतने दो कन्वर्जन और कर दो। बताओ मुझे कि π/3π/4 के अंदर कितना डिग्री एंगल होगा। एक तो ये बताओ, कोई नहीं, ये 2 सवाल कर दो छोटे छोटे से जल्दी से। और दूसरा क्वेश्चन है कि 100 135 डिग्री में कितना रेडियन एंगल होगा, जल्दी से बता दो। वेरी गुड भारती। 3π/4 में कैसे निकालेंगे, 3π/पाई 180 अपॉन पाई से 180 अपॉन पाई से 3π/4 को गुना करा देंगे। ये कट जाएगा कितने पे, 45 पे, तो आ गया 135 डिग्री। ठीक है, और इसके अंदर कितना रेडियन होगा,
तो 180 डिग्री सॉरी पाई अपॉन 180 को हम गुना करा देंगे किससे, 135। ठीक है, तो ये 45 से कट जाएगा, तो ये कट जाएगा तुम्हारा किस पे, 4 पे, और ये कट जाएगा 3 पे। 45 से कट जाएगा, क्या हो गया, 3 पाई बाई। ये कन्वर्जन हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आज तो तुम शायद आज की डीपीपी ट्राई नहीं कर पाओगे, मैंने थोड़े आगे के क्वेश्चंस दे दिए हैं डीपीपी के अंदर। तो आज तुम एक काम करना, फंक्शंस को कंप्लीट करना। ट्रिग्नोमेट्री वाली जो आज की डीपीपी है वो शायद नहीं लग पाएगी, क्वेश्चन तो थोड़े ही है पर वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, बाकी होए कुछ कुछ क्वेश्चन तो एक बार देख लेना, नहीं होते हैं तो नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो मेरे को उम्मीद है आज की क्लास काफी हेल्पफुल लगी होगी, कोई नई चीजें सीखने को मिली होंगी, और ट्रिग्नोमेट्री का जो फियर है वो तुम्हारा जिंदगी भर के लिए मेरे को उम्मीद है मैं खत्म कर दूंगा जब तुम ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर करोगे। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं आज और कल में जो आए हैं, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से अपनी क्लास स्टार्ट कर लो, क्योंकि नया चैप्टर शुरू हो रहा है। 15 मिनट का ये देख लेना, नहीं तो फिर तुम्हारी जैसी मर्जी। ठीक है, तो आज से जो नए बच्चे हैं वो भी ज्वाइन अच्छे से कर सकते हो, जो पुराने हैं वो अपना फंक्शंस कंप्लीट करो। नेक्स्ट क्लास से ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। मेरे को उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय बाय।